काउंटर क्लेम स्टार्ट करें, प्रतिदावा, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक काउंटर क्लेम। मुझे लगता है काउंटर क्लेम आएगा नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में, मुझे जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है विच टॉक्स अबाउट द काउंटर क्लेम, प्रतिदावा आ सकता है। तो काउंटर क्लेम को अच्छे से पढ़ेंगे और काउंटर क्लेम को समझते हैं। आज काउंटर क्लेम को समझते हैं और होता क्या है काउंटर क्लेम, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज काउंटर क्लेम एंड हाउ डिट वर्क्स। ठीक है, काउंटर क्लेम क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं, अरे कैसे काम करता है, इसको कहते हैं प्रतिदावा। अब प्रतिदावा जो होता है ये बहुत वाइड है। क्या है सर ये? वो ज्यादा व्यापक है, विस्तार पूर्वक है। मतलब आप सेट ऑफ एक छोटा है, सिर्फ पैसों के टर्म में आएगा। इक्विटेबल सेट ऑफ अलग होता है, लेकिन लीगल सेट ऑफ किसका है सर? एक फिक्स अमाउंट का पैसा, अभिनिश्चित राशि जो है उसके ऊपर है, क्या है? सेट ऑफ। लेकिन काउंटर क्लेम उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल देता हूं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक जमीन है, ठीक है, घर है, ठीक है, इस घर पे एक्स रहता है। इस घर के पास में एक छोटा सा रूम था, क्या था? इस रूम में ए लेके गया है फॉर 2 ईयर, ठीक है। एक दिन भाई क्या होता है, ये इसकी बुआ का मकान होता है, मतलब किसी रिलेटिव का मकान होता है। आप समझ लीजिए कि एक्स जो है इसकी बुआ के मकान में रहता है। एक्स कहाँ रहता है? सॉरी, ए, जो ए है ये अपने बुआ के मकान में रहता है, और बुआ जी ने इसको छोटा सा रूम दिया हुआ था घर में अंदर ही। एक दिन क्या होता है, ए घर में जाता है और घर में जाके इसको कागज मिलता है, और कागज में लिखा होता है कि भैया जब ए हो जाए 18 साल का, क्या लिखा होता है? जब ए हो जाए 18 साल का तो ये मकान आपको ए के नाम करना है। ये कागज कहाँ होता है? एक्स के घर में एक कागज होता है जो ए जाके देख लेता है। बुआ जी के घर में कागज होता है, जाके देख लेता है कि क्या कागज है। उसमें लिखा होता है कि जब ए 18 साल का हो जाए, और ये जो बनाया था, तो ये बनाया था एक्स के फादर ने। अरे एक्स के फादर इसके कौन हुए? अरे एक्स बुआ है तो एक्स के फादर कौन हुए इसके? नाना जी ने जाते जाते बोला था, नाना हुए, दादा हुए। अरे यार तुम लोग ना रिलेशंस बनाने में कमजोर हो भाई तुम लोग। दादाजी बोल के गए थे कि मकान किसका हो जाएगा अल्टीमेटली? द हाउस बिलोंग्स टू द हाउस बिलोंग्स टू द कुछ और मान किरदार आते हुए लेट लतीफ, उनको क्लास में एंट्री दी जाए नहीं ना दी जाए। अभी क्या क्या टाइमिंग क्या है क्लास का? हाँ भाई आपका क्या सीन है? क्यों? क्या शेड्यूल बिगड़ रखा था क्या? हाँ, लॉस एंजलिस रहते हो क्या? शेड्यूल बिगड़ रखा था क्या? वेगस से पार्टी करके आ रहे हो? अभी भी क्यों उठे? सोते आराम से। किसने बोला था? इनवाइट किया था मैंने किसी को यहाँ पे कि क्लास आना है कल से 8 बजे तुमको? हाँ, एक एक को पर्सनली मैसेज किया हूँ मैंने। द क्लास इज स्टार्टेड 8:01 पे, आई थिंक 8:01 पे वी हैव 8 पे मैंने क्लास स्टार्ट कर दी थी, और मैं रोज 8 बजे क्लास स्टार्ट करूंगा। तो मैं शेड्यूल तुम्हें नहीं समझ में आता तो क्या दिक्कत है? अब जितना समझा दे समझा दिया, अब आगे चल रहा हूँ मैं तो। हाँ, तो काउंटर क्लेम, बैठो, काउंटर क्लेम स्टार्ट किया है, और कल से 8 बजे नहीं दिखे क्लास में तो मैं 8:15 के बाद एंट्री नहीं दूंगा। वापस चले जाना, 8:15 बजे के बाद आना ही मत। इनफैक्ट 8:15 के बाद आने की जरूरत नहीं है, फिर 9:30 के बाद आना सीधा, ठीक है ना? मेरा फ्लो मत बिगाड़ा करो। और तुमको पहले ही बता दिया था कि भैया एक बार ये मेरे जीवन से कुछ चीजें खत्म हो जाए, फिर मैं देखो तुम्हें बताता हूँ टाइमिंग और पंचुअलिटी क्या होती है। वो थोड़ा 1-2 महीने से मैं एंगेज था चीजों में, पर अब मैं टोटल फ्री हूँ। अब कोई सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं, कोई किसी को उठाना नहीं, फोन करके सुलाना नहीं। अब जीवन हो गया बिल्कुल स्वतंत्र। चलिए देखना स्टार्ट कीजिए और देखिए इधर प्रतिदावे की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? काउंटर क्लेम की। काउंटर क्लेम बहुत ही खतरनाक चीज है, और काउंटर क्लेम इतनी खतरनाक चीज है कि किसी भी केस को कहीं से भी टिल्ट कर सकती है और मोड़ सकती है। एग्जाम्पल समझिए सर, शहर में मान लीजिए जयपुर में एक लड़का रहता है अपनी बुआ जी के घर। कहाँ रहता है? अपनी बुआ के घर रहता है। इस लड़के का नाम है ए, इसकी बुआ का नाम है एक्स, ठीक है। एक दिन ऐसे घूमते घामते, और ये इसके घर में 2 साल से रह रहा है। कब से रह रहा है?
एक दिन ऐसे घूमते घामते जाता है और जाके देखता है घर के अंदर क्या, घर के अंदर देखता है विल, वसीयत। वसीयत किसने लिखी है? एक्स के फादर ने। एक्स के फादर इसके कौन हुए? अल्टीमेटली इसके फादर कौन हुए? दादाजी। दादाजी ने विल में क्या लिखा है कि ये मकान 18 साल का जैसे हो जाए ए, इसको ये मकान दे दीजिएगा। इसके घर में एक इसको विल मिलती है। ये विल मिलती ही भैया ये केस फाइल कर देता है, किसका? डिक्लेरेशन का, कि भैया घोषणा की जाए कि मैं हूं ओनर, मेरे को डिक्लेयर किया जाए इस घर का ओनर। ऑन द बेसिस ऑफ मैटर इशू क्या है, किसके आधार पर ये मांग रहा है? वसीयत के आधार पर। यही मैटर इशू है। कोर्स ऑफ एक्शन कब से राइज हुआ? जब से इसको पता लगा। इसका सूट बेसिकली ये एक्स जो है वो इससे मांगती है काउंटर क्लेम। क्या मांगती है? काउंटर क्लेम में क्या क्लेम कर रही है एक्स? इसकी बुआ जी क्या बोल रही है कि इसको हमने 2 साल से फ्री में रखा है, इसकी एजुकेशन के ऊपर हमने हर साल 1 लाख, लगभग 1 लाख के ऊपर खर्च किया है, उसका पैसा दो। वो कह रही तेरा घर है, मान लिया हमने, लेकिन ये तो 2 साल तुम्हारे घर रह रहा है, जब तो 18 का नहीं था तब भी तुम्हारे पास ही रहता था। तेरे जो एजुकेशन में खर्च हुआ है वो कौन देगा? तुझे पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा बनाया, कौन देगा? दिस इज द काउंटर क्लेम। तो प्रतिदावा जो होता है वो बहुत अलग तरीके से काम करता है। देखो, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में कंफ्यूज करिए मत होना। सेट ऑफ पैसों के लिए रिगार्डिंग होता है, किसके रिगार्डिंग होता है? असर्टेन अमाउंट ऑफ, मतलब एक अनिश्चित राशि होती है उसके लिए होता है सेट ऑफ। लेकिन काउंटर क्लेम इट कैन बी फॉर एनीथिंग, ये पैसों के लिए भी हो सकता है। बहुत से लोग एक इलस्ट्रेशन हमने पढ़ा है ना कि ज्यादा पैसों के लिए भी हम क्या बोल देते थे? सेट ऑफ ही बोलते हैं। हमने एक इलस्ट्रेशन में देखा था हमने कि 2 लाख 5 लाख थे तो भी हम सेट ऑफ ही कह रहे थे उसको। लेकिन बहुत से लोग उसको काउंटर क्लेम भी बोल देते हैं। बहुत से लोग उसको क्या कह देते हैं? काउंटर क्लेम भी कह देते हैं। पैसा कम ज्यादा होना चाहिए, इसका कोई तुक नहीं है, लेकिन अलग अलग ऑथर्स अलग अलग बात करते हैं। अलग अलग ऑथर्स, सुनिएगा बात, अलग अलग ऑथर्स अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग कोर्ट्स अलग अलग डिसीजन देते हैं। मैं उसको आपको डिटेल डिसीजन लिखाऊंगा काउंटर क्लेम के ऊपर। देयर आर मल्टीपल जजमेंट्स ऑन दैट द सेम पॉइंट। लेकिन काउंटर क्लेम ऐसा है कि किसी से तुम कुछ भी मांग सकते हो। यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीथिंग, एनीवन। और ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही मांग रहे हो, आपका कोई क्लेम है, आपका कोई दावा है, तो अब वो भी आप उससे क्लेम कर सकते हो। मल्टीपल एग्जांपल्स देता हूं, समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, हिंदू लॉ पढ़ा है आपने? हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है? जिसने नहीं पढ़ा कुछ बेसिक सब प्रोविजन समझ लीजिए। एक देयर इज सेक्शन 9, इसको बोलते हैं आरसीआर। सेक्शन 10 उसको बोलते हैं जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन। सेक्शन 13 में डाइवोर्स का केस लगता है। 13 के ग्राउंड से, 9 ग्राउंड से उनमें डाइवोर्स मिलता है। सिंपल सी बात है, बेसिक बेसिक हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ नहीं है। 5 में कंडीशंस दी हुई है, सप्तपदी 5 कंडीशंस होती है, वो आपको देख लेना। बेसिक बेसिक प्रोविजंस होते हैं, बेसिक फंडा इनका यही है। वर्ड वर्डेबल मेरी 7-8 में जाती है। अब समझिए बात क्या होती है, प्रोविजंस क्या होते हैं। एक एग्जांपल समझिए, एक वाइफ एक सूट फाइल करती है, सूट फॉर आरसीआर, किससे? हस्बैंड से। आरसीआर मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि भैया हस्बैंड साथ नहीं रह रहा है, वाइफ आरसीआर का सूट फाइल करेगी कि सर उसको बोलो साथ रहे, शादी हो गई है लेकिन हम साथ नहीं रहते, सपोज मान लीजिए ऐसा है। वाइफ बोल रही है कि वाई द हस्बैंड इज नॉट लिविंग टुगेदर, पति साथ क्यों नहीं रह रहा है, इसके लिए सूट फाइल कर दिया आरसीआर का। आरसीआर का अगर सूट, अगर पति वहां पे अपियर नहीं होता है और आरसीआर का अगर अगर वाइफ के फेवर में डिक्री चली जाती है, यहां से 2 सवाल बनेंगे, अब तुम्हें बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए इसके फेवर में क्या पास हो गई, एक डिक्री। डिसमिस नहीं लिखा है मैंने क्या लिखा है? डिक्री। डिक्री का मतलब क्या है कि वाइफ केस जीत गई। जैसे ये केस जीतेगी तो यहां से 2 इसके प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव तो क्या होता है सर, ये बनता है ग्राउंड फॉर, ये क्या बनता है? तलाक का आधार बनता है, विवाह विच्छेद का आधार बनता है। दूसरा, डाइवोर्स की डिक्री में आदमी अरेस्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मतलब ये 8 साल की डिक्री होगी ना, ऑर्डर 21 निकालिए एक बार, ऑर्डर 21 निकालिए एक बार, ऑर्डर 21। यहां से सवाल आता है प्रीलिम्स के, ये सवाल मल्टीपल जुडिशरी में मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है।
तुम लोग इसको मार्क कर लीजिए। ऑर्डर 21 रूल 32 निकालिए एक बार। निकालिए एक बार ऑर्डर 21 रूल 32। पढ़िए एक बार उसे। क्या समझ में आ रहा है? अटैचमेंट जो कब तक रहेगा? 6 मंथ तक। ये पहले तो इस चीज को नोट कीजिए। ऑर्डर 21 रूल 32 इसको नोट कीजिए पहले तो। सवाल आएगा प्री का। प्री में सवाल क्या आता है कि भैया जो आरसीआर है, भैया जो आरसीआर है, ये जो दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यस्थापन का जो डिक्री आएगी उसको कैसे निष्पादित किया जाएगा? हाउ द आरसीआर डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड। क्या सवाल आता है? हाउ द आरसीआर डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड। एमसीक्यू बना के बताऊं? हिंदी में सवाल बनेगा, दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यस्थापना के, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापना, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापना की डिक्री का निष्पादन, की डिक्री का निष्पादन, की डिक्री का निष्पादन की डिक्री का निष्पादन कैसे किया जाएगा? कैसे किया जाएगा? ठीक है ना? क्या होगा सर? कुर्की, सिविल कारावास, दोनों। तो क्या आंसर होगा इसका? अटैचमेंट। सिविल प्रिजन नहीं होता है इसका। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर ऑर्डर 21 रूल 32 के अंदर एक और चीज के लिए दिया गया है। किसके लिए? इंजंक्शन के लिए, व्यादेश के लिए। वहीं अगर व्यादेश की बात करते हैं हम, ऑर्डर 21 रूल 32, आदेश 21 नियम 32 दो चीजों से डील करता है कि किस किस का निष्पादन कैसे होगा। एक तो आरसीआर का बताता है और एक व्यादेश कॉन्ट्रैक्ट का बताता है। हाँ, स्पीच परफॉर्मेंस के लिए उनका इन दोनों से होगा। ठीक है ना सर? अगर आपसे पूछा जाए कि व्यादेश का कैसे होगा, स्पीच परफॉर्मेंस का कैसे होगा, विनिर्देश पालन का कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, तो उसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? दोनों। उसमें फिर अरेस्ट भी हो जाता है। ये बात क्लियर हुई? लिखवा दूंगा मैं सबको, टेंशन नहीं है। 21 करवाऊंगा तब मैं आपको सब कुछ लिखवा भी दूंगा। डन। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है सर, ये थोड़ा अलग बताने लग गया था मैं।
लेकिन हमारे वापस जो मैं आपको बताना चाहता था उस पर आते हैं। तो सर मैं बात कर रहा था किस चीज की, मैं बात कर रहा था आरसीआर की, और सूट जो फाइल किया था वो किसका किया था, वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर आरसीआर का सूट फाइल किया था, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का सूट फाइल किया था। और अब आप देखोगे जो आरसीआर का सूट है, आरसीआर इज नॉट ए मनी क्लेम। अरे सर मनी के लिए किया है क्या, क्या वाइफ को पैसा चाहिए, पति चाहिए? वाइफ को तो पति चाहिए ना अपने पास रहने के लिए। भाई आप दाम्पत्यिक अधिकारों की जो प्रत्यस्थापना कर रहे हो वो कैसे होंगे? शादी का पर्पस क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ साथ रहे, है ना, छोड़ के ना जाए, यही तो होता है। पहली बात तो ये एक मनी क्लेम नहीं है। क्या ये एक धन के लिए दावा है? नहीं, सेट ऑफ है, लेकिन सेट ऑफ तो धन धन के लिए ही है। काउंटर क्लेम प्रति दावा जो है वो एक मनी क्लेम नहीं है, पहली बात इसमें। तो सर आरसीआर का सूट फाइल किया है, ठीक है, और हस्बैंड ने क्या किया है, हस्बैंड ने एक काउंटर क्लेम किया है, और काउंटर क्लेम में क्या मांग लिया है वाइफ से? दोनों मनी क्लेम है, क्या डाइवोर्स मनी क्लेम है? बात समझ में आई? हो सकता है ना कोई ग्राउंड हो उसका, हस्बैंड के पास कोई ग्राउंड होगा डाइवोर्स का, तभी तो। भाई डाइवोर्स ऐसे मुंह से कहने से डाइवोर्स नहीं मिल जाता है, देयर मस्ट बी सम प्लॉजिबल ग्राउंड, कुछ तो आधार होना चाहिए, तभी तो डाइवोर्स मिलता है। ये थोड़ी ना है कि भाई यूएस टाइप थोड़ी ना है, मौज मस्ती करने के लिए डाइवोर्स ले रहे हैं, लेते भी फिर वही यूएस में तो एलिमनी भी ज्यादा है। उतने एलिमनी दे पाएंगे आप, उतना पैसा दे पाएंगे? जैसे अभी वो केस चला अतुल वाला, अतुल सुभाष, क्या नाम था उनका? अतुल सुभाष नाम था, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिख के, है ना, 40 पन्नों का लिखा कि भाई सबने पैसा मांगा मुझसे, मैंने किसी को पैसा नहीं खिलाया, ऐसा ऐसा सब देखा आपने? तो शादी जो होती है ना वो जिंदगी खराब भी कर देती है, बना भी देती है। तो दोनों ही केसेस होते हैं। एक एक आदमी कोई सुसाइड कर ले तो सोचिए कितना परेशान हो गया होगा वो आदमी। सो दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी। तो हम सोसाइटी के दोनों हिस्सों को देखते हैं, क्योंकि हम एडवोकेट हैं, तो हम तो ये चीज देखते ही हैं सोसाइटी में क्या चल रहा है। द थिंग इज वाइफ एंड हस्बैंड आरसीआर डाइवोर्स, समझ में आई? दिस इज द काउंटर क्लेम। ये क्या है? दिस इज प्रतिदावा। और ये प्रतिदावा जो है, ये प्रतिदावा अलग अलग तरीके से काम करता है, और इसका बहुत ब्रॉड इंप्लीकेशन है। लगा देखो तो इसका बहुत व्यापक और बहुत ज्यादा विस्तार है प्रतिदावा का। प्रतिदावा ऐसा नहीं है कि बस कि एक चीज के लिए हो सकता है। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी एग्जांपल दिया, फिर मैंने आपको एक सिविल केस का भी एग्जांपल दे दिया, तो प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया, इसका भी एक मैंने इसके भी केस का एग्जांपल दिया, फैमिली कोर्ट में भी होता है ये, वहां पे भी हम इसको क्लेम करते हैं, ठीक है। काउंटर क्लेम जो है वो बहुत सारी चीजों के लिए होता है। जैसे मान लीजिए एक वाइफ ने हस्बैंड से एक वाइफ ने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगा, सेक्शन 18 का, सेक्शन 18 ऑफ हामा, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 18 का मेंटेनेंस मांगा हस्बैंड से। हस्बैंड बदले में आरसीआर मांग रहा है कि मेंटेनेंस की क्या दिक्कत है, तू साथ रहे। आरसीआर के लिए सूट फाइल कर दी, पिटीशन होती है आरसीआर की, सेक्शन 9 की, लगा दी पिटीशन। तो दिस इज ऑल्सो ए काउंटर क्लेम। वेरियस रूप है, मतलब इसका ये नहीं है कि द काउंटर क्लेम इट कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स। बहुत सारे प्रारूप है काउंटर क्लेम्स के और सेट ऑफ के। काउंटर क्लेम इज वेरी वाइड। ये एनी क्लेम होता है अदर देन मनी। एक लाइन लिख लीजिए इसमें, एग्जाम्पल्स नोट की उसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए, धन के या फिर वित्त, धन के अन्यथा कोई भी दावा, धन के अन्यथा कोई भी दावा, धन के अन्यथा कोई भी दावा, एनी क्लेम अदर देन मनी, एनी क्लेम अदर देन मनी, एनी क्लेम अदर देन मनी। आइए ऑर्डर 6, अभी कहां से कहां तक दिया हुआ है उसको एक बार देख लीजिए। ऑर्डर 8 रूल 6 ए से लेकर कहां तक है, जी तक है। अब काउंटर क्लेम होता क्या चीज है उसको समझेंगे। इसको हम कहते हैं प्रतिदावा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोर्शंस दिए हुए इसमें, जैसे ऑर्डर 8 रूल 6 ए से लेकर 6
जी तक की मैं बात करता हूँ, 6A से लेकर 6G तक की मैं बात करता हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। निकालिए एक बार ऑर्डर रेट रूल 6, उसका हम लोग सब रूल 1 पढ़ेंगे। इसमें बहुत ज्यादा डायमेंशंस में हम जाने के एंटर करेंगे, ठीक है ना। थोड़े कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बाकी जब, क्योंकि टाइम टेकिंग जो है वो सिर्फ 9-10 तक ही चलेगा, 10 के बाद तो फिर सब भगाने वाले टॉपिक आते हैं, कुछ नहीं आता। फिर थोड़ा सा 21 में रुकेंगे, 21 में क्या, 22 में रुकेंगे, 23 में रुकेंगे, 24 में दो तीन क्लास लगेगी, 23-24 में बस। उसके बाद जो सबसे ज्यादा समय लेगा वो लेगा आपका 37 थोड़ा समय लेता है। 37 जो है वो बहुत अच्छा ऑर्डर है। मुझे पूरे, अगर आप सीपीसी का सबसे अच्छा ऑर्डर बताए पूछें कि क्या है, तो वो है ऑर्डर 37। उसको पढ़ेंगे हम बाद में, लेकिन अभी आप निकाल लीजिए एक बार ऑर्डर रेट रूल 6A निकालिए। देखिए, काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट, प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा। तो क्या कहना चाह रहा है उसको सुनिए और उसको पढ़िए। A defendant in his suit, in addition to his right of pleading to as set off under Rule 6, set up by the way of counterclaim against the claim of the plaintiff, any right in respect of the cause of action accruing to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit, but before the defendant has delivered his defense or before the time limited for the delivering the defense has expired। हिंदी में पढ़िए। वाद में प्रतिवादी नियम 6 के अधीन मुजरा के अभिवचन के अपने अधिकार के अतिरिक्त वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावे के रूप में किसी भी अधिकार या दावे को जो वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को वाद फाइल किए जाने से पूर्व या पश्चात, किंतु प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा प्रतिदत्त किए जाने से पूर्व या प्रतिरक्षा प्रतिदत्त किए जाने के परिसीमित समय का अवसान हो जाने से पूर्व। क्या कहना चाह रहा है, समझ में आया कुछ? जिसको समझ में आया थोड़ा सा हमें भी समझाइए, बाकी तो मैं समझाऊंगा ही आप लोगों को। क्या समझ में आया, कब होना चाहिए, कब तक का कोज ऑफ एक्शन आप, कब तक का काउंटर क्लेम आप पिक कर सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। सवाल यह है कि भैया काउंटर क्लेम तो फाइल करो, कोई दिक्कत नहीं है, करना है करो, कोई इश्यू नहीं है हमें, लेकिन काउंटर क्लेम आप जो फाइल कर रहे हो ये कब का होना चाहिए? इसका जो कोज ऑफ एक्शन, देखिए वाद हेतुक तो होगा तभी तो कोई नया दावा बनेगा, क्योंकि वाद हेतुक होता है, कोज ऑफ एक्शन होता है, तभी दावा बनता है। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट था पार्टीज के बीच में, क्या था, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था। ऑन द सर्टेन डे वो मना कर देता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे ए परफॉर्म करने से मना कर दिया, भाई मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। जिस दिन उसने मना किया उस दिन था 1/1/2025। इस दिन इसने मना कर दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। मान लीजिए उसने ऑन अ सर्टेन डे ही डिनाइड टू परफॉर्म सच कॉन्ट्रैक्ट, ऑन अ सर्टेन डे ही डिनाइड टू परफॉर्म सच कॉन्ट्रैक्ट, उसने उस दिन उसको परफॉर्म करने से मना कर दिया। जिस दिन मना किया उसी दिन क्या आ गया सर, कोर्स ऑफ एक्शन, वाद हेतु आ गया। वाद हेतु की परिभाषा एक विधिक अधिकार और उस विधिक अधिकार का खंडन, उल्लंघन, खंडन जिस दिन भी होगा उस दिन एक वाद हेतु आ जाएगा। मतलब देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए लीगल राइट एंड डिनायल ऑफ सच लीगल राइट और वोल्यूशन ऑफ सच लीगल राइट, उस दिन क्या आ जाएगा, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन मैंडेटरी टू फाइल ए सूट, कोई मना करेगा तभी तो सूट फाइल करोगे। पार्टी कह रही कि हाँ परफॉर्म करेंगे, दूसरी पार्टी कह रही हम भी परफॉर्म करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है? जब तक कोर्स ऑफ एक्शन का डिनायल नहीं होगा, जब तक वाद हेतु का मनाही नहीं होगी, आप केस को वो नहीं कर सकते। बात समझ में आएगी बात? तो जो हम प्रतिदावा मांग रहे हैं, अगर मैं कोई प्रतिदावा मांग रहा हूं तो मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रतिदावे के लिए भी कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, इसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक वाद हेतु होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ए ने इसको 2 लाख रुपए दिए थे, कब दिए थे, 1/1/2018 को। फिर बी ने इसको 10 लाख दिए थे एक डिफरेंट ट्रांजेक्शन में,
डिफरेंट ट्रांजेक्शन में इसको 10 लाख रुपए दिए, ठीक है, एक डिफरेंट ट्रांजेक्शन में इसको 10 लाख रुपए दिए, और ये जो पैसा दिया इसने, बी ने ए को जो पैसा दिया, ये दिया 1/1/2020 को। ए 10 लाख रुपए देने से मना कर देता है कि मैं वापस तेरे पैसे नहीं दूंगा। बी केस फाइल करता है। बी क्या करता है सर? बी केस फाइल करता है। ए अपने 10 लाख रुपए मांगता है, ए अपने 2 लाख मांगता है। ये सेट ऑफ क्यों नहीं हुआ? ये सेट ऑफ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ट्रांजेक्शन क्या है दोनों के? अलग अलग है। ट्रांजेक्शन क्या है दोनों के? सम व्यवहार अलग अलग है। मैंने बोला ना कि एक ट्रांजेक्शन में इसने 2 लाख दिए थे, लेकिन एक डिफरेंट ट्रांजेक्शन में, ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्रांजेक्शन में 10 लाख। कल को मान लीजिए ये ए 2 लाख रुपए का क्या चाहता है सर? काउंटर क्लेम करना चाहता है कि भैया अपने भी कुछ बाकी था, पुराना हिसाब कभी का। तो ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि आपका अगर कोई भी चीज है, आप कोई भी काउंटर क्लेम या प्रतिदावा लेके आए तो लेके आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब होना चाहिए? जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया हो उसके पहले का। कब का होना चाहिए? रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया उसके पहले का। जैसे हम इस केस की बात कर लेते हैं, कंफ्यूजन क्यों रखना है अपने। जैसे 10 लाख रुपए का कोर्स ऑफ एक्शन की बात करता हूं मैं, ठीक है, 1/1/2020 को कोर्स ऑफ एक्शन अराइज होने वाला था, ठीक है। इसने अपनी प्लेंट लगाई, इसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट लगाई। प्लेंट में उसने मांगे कितने लाख? 10 लाख उसने मांगे। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही हैज आस्क्ड फॉर 2 लाख। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर नहीं भी मांगे, मान लीजिए रिटर्न स्टेटमेंट में नहीं मांगता, रिटर्न स्टेटमेंट में इसने सिंपली आर्गुमेंट कर दी। मान लीजिए रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा, लिखित कथन में मान लीजिए इसने कुछ नहीं लिखा, तो अब सवाल यह है कि प्रतिदावा कब तक के लिए मांगा जा सकता है? क्या इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन होने के लिए मांगेगा? तो ये कहना चाह रहा है कि रिटर्न स्टेटमेंट, ये कह रहा है रिटर्न स्टेटमेंट के पहले जितने भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुए हैं, कितने भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुए हैं, किसके फेवर में? ए के फेवर में, चाहे 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, जो भी पैसा उसका हो, ये कब मांगेगा? रिटर्न स्टेटमेंट के पहले। अब दोबारा ब्रैकेट पढ़िए, ऑर्डर रेट रूल 6A को दोबारा पढ़िए, कब मांगेगा? पहले। यही बात वो ब्रैकेट लिख रहा है, पढ़िए एक बार। A defendant in a suit may, in addition to the right of the pleading as set off under 6, by the way of the counter claim against the claim of the plaintiff, any right or claim in respect of a cause of action accruing, ये लिखा है ना, accruing to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit, but या तो ये बोल रहा है सर कि सूट फाइल होने के पहले या फिर सूट फाइल होने के बाद भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसने अपना डिफेंडेंट ने अपना डिफेंस डिलीवर कर दिया है। डिफेंस डिलीवर कब किया है? जब उसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया है, इसी को बोलेंगे ना डिफेंस डिलीवर किया है, तो इसके पहले का होना चाहिए। तो रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम समझिए कि काउंटर क्लेम कब तक का फाइल होता है। बात समझ में आई? हिंदी में पढ़िए। वाद में प्रतिवादी नियम 6 के अधीन मुजरा के अभियोजन के अपने अधिकार के अतिरिक्त वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावे के रूप में किसी ऐसे अधिकार या दावे को जो वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को वाद फाइल किए जाने से पूर्व, तो पूर्व हो सकता है, तो केस फाइल किया उसके पहले दिए थे ना 2 लाख रुपए, तो 1/1/2018 को, पूर्व या अपनी प्रतिरक्षा प्रतिदत्त किए जाने के परिसीमित समय के अवसान हो जाने से पूर्व, लिखा हुआ है पूर्व, किंतु प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा परिदत्त किए जाने के पूर्व या अपनी प्रतिरक्षा परिदत्त किए जाने के परिसीमित समय का अवसान हो जाने से पूर्व। समझ में आई बात? तो सवाल यह है कि कब फाइल करेगा, कब, कौन से कोर्स ऑफ एक्शन को लेके आ सकता है, किस वाद हेतु के लिए सूट फाइल करेगा, किस वाद हेतु के लिए प्रतिदावा लेके आएगा, उस वाद हेतु के लिए प्रतिदावा लेके आएगा, मतलब उस कोर्स ऑफ एक्शन के लिए सूट फाइल कर सकता है, उस कोर्स ऑफ एक्शन के लिए सूट फाइल कर सकता है जो कि हुआ हो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के पहले। जो कि हुआ हो कब? रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के पहले। इसके पहले जितने भी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के पहले जितने भी ट्रांजेक्शन थे ना, सबको मांग सकता है। देखिए कोई भी चीज जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के बाद हुई है उसको नहीं मांगेगा।
अरे सिविल केसेस बहुत लंबे लंबे चलते हैं, 5 साल 10-10 साल, समझ में आई बात। मान लीजिए दो आप कोर्ट में केसेस का आपको आइडिया नहीं है, लेकिन 2008-10 के जो केसेस फाइल हो रखे हैं उनके अभी तक फाइनल आर्गुमेंट्स नहीं हुए हैं सिविल के, ये वास्तविकता है कोर्ट की। तो तुमको लगता है ना कि सर रिटन स्टेटमेंट के बाद, तो रिटन स्टेटमेंट में भी बहुत सारी चीजें होती है, तो रिटन स्टेटमेंट के पहले हुई हुई है तो आप उसको मांगो काउंटर क्लेम में, पर सेट ऑफ को ये चीज रोकती नहीं है। सेट ऑफ में क्या लिखा हुआ है ऐसा? सेट ऑफ तो तुम कभी भी मांग सकते हो किसी भी टाइम, लेकिन काउंटर क्लेम के लिए एक लिमिटेशन है, इसके लिए एक परिसीमा है। परिसीमा क्या है कि भैया जो भी मांगना है वो कब मांगो, अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के पहले की कोई भी दावा है तो वो लो। बात क्लियर है? बात क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं। कोर्ट उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है कोर्ट का, बताया अपने, इसके ऊपर तो पूरी क्लास लिए कि जुडिशियल डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का। इसमें अपने केसेस भी डिस्कस किए हैं कि देर आर जुडिशियल डिस्क्रिप्शन टू अलाउ द सेट ऑफ, क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए सेट ऑफ को अलाउ करने के लिए। हमने पूरा पढ़ा है इसको अच्छे से, तुम लोग बस नोट्स पढ़ लोगे ना, उसमें तुमको पूरा ज्ञान हो जाएगा, पूरा इतना ज्ञान हो जाएगा सिविल का, तुम हर चीज डिस्कस करी बहुत डिटेल में। तुम पढ़ाई कीजिए बस, इतनी मौज मस्ती काटनी 10-15 दिन कर ली, थोड़ा पढ़ाई में वापस मगन हुई है, और अब भूल जाइए सब कुछ, और नेक्स्ट 6 से 8 महीने लग के पढ़ना है। एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है इवनिंग में, तो चाहो तो वहां पे आओ और अपने समय को बचाओ। समय बचा लोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है ना? बात समझ में आई पहली चीज? हम्म। इसी केस को, इसी बात को एक केस में बोला गया। शांति, केस का नाम है शांति राम दास देवान जी, दिनेश चंदा डे, दिनेश चंदा डे। इस 1997 का केस है। इसको हम थोड़ा सा, आप लोग नोट कर रहे हैं ना, डायग्राम वगैरह सब कुछ बनाना। देखो मैं इसमें कुछ लिखवाना चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब तुम अगर खुद से लिख लोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। मैं लिखवाऊंगा केस ने क्या बोला है, केस की क्या गाइडलाइंस में, तो मैं लिखवाऊंगा ही, लेकिन बैरेट को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। बैरेट ऑलरेडी हम इतना आसान से लिखा हुआ है, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। केस का नाम लिखिए, शांति राम दास देवान जी, दिनेश चंदा डे। दिस इज 1997 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, इट वॉज हेल्ड दैट न्यायालय ने अभिनिश्चित किया कि न्यायालय ने अभिनिर्देशित 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 किया कि the court held that the latter part of order 8 rule 6a, the latter part of order 8 rule 6a subrule a subrule 1, order 8 order 8 rule 6a subrule 1 would be read would be read as would be read as would be read as वुड बी रेड एज, ऐसे लिखिए, वुड बी रेड एज। स्पेलिंग तो सेम ही है, रेड हो या रीड बोलो, वो समझ जाओ। वुड बी रेड एज, अभिनीत किया कि आदेश 8 नियम 6A, आदेश 8 नियम 6A उपनियम उपनियम एक के एक के उपनियम एक के एक के पूर्व भाग को पूर्व भाग को पूर्व भाग को ऐसे पढ़ा जाना चाहिए कि ऐसे पढ़ा जाना चाहिए कि ऐसे पढ़ा जाना चाहिए कि प्रतिवादी को प्रतिवादी को प्रतिवादी को प्रतिवादी को
प्रतिदावा, प्रतिवादी को प्रतिदावा, प्रतिवादी को प्रतिदावा निम्नलिखित 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 अनुसार लाना होगा, निम्नलिखित अनुसार लाना होगा, निम्नलिखित अनुसार लाना होगा। कहां तक लिखवा दें इंग्लिश में? would be read as that the defendant may bring counterclaim, that the defendant may bring counterclaim in the following manner, that the defendant may bring the counterclaim in the following manner, in the following manner, in the following manner। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, बिफोर फाइलिंग ऑफ द सूट, वाद संस्थित किए जाने से पूर्व, वाद संस्थित किए जाने से पूर्व, पहला पॉइंट लिखिए, वाद संस्थित किए जाने से पूर्व, बिफोर फाइलिंग ऑफ द सूट। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, at the time of filing of written statement, 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 लिखित कथन संस्थित किए जाते समय, लिखित कथन संस्थित किए जाते समय, लिखित कथन संस्थित किए जाते समय। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको लिखिएगा। The cause of action should have arisen, the cause of action should have arisen, the cause of action should have arisen either before filing of suit, either before filing of suit, either before filing of suit, or even after filing of the 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 suit, but before but before but before but but before but before but before the filing of written statement, but before the filing of written statement, but before the filing of written statement। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप लोग, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, वाद हेतु को वाद हेतु को वाद हेतु को वाद हेतु को वाद संस्थित करने से पूर्व, वाद संस्थित करने से पूर्व या संस्थित करने के पश्चात, या संस्थित करने के पश्चात, संस्थित करने के पश्चात भी प्रोद्भूत हो सकता है, भी प्रोद्भूत हो सकता है, भी प्रोद्भूत हो सकता है, परंतु 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 ये लिखित कथन के पश्चात प्रोद्भूत नहीं होना चाहिए, परंतु ये लिखित कथन के पश्चात प्रोद्भूत नहीं होना चाहिए, प्रोद्भूत नहीं होना चाहिए। तो ये बात किसने बोली सर? दिनेश चंद्रा डे के अंदर, ठीक है ना, शांति राम दास देवान जी। राम में रण टू कंफर्म दैट केस नेम। थैंक यू फॉर दिस वॉच, आई हैव वेयर दिस, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है ये। थैंक यू हेमांग, आई लव द वॉच, अच्छी लगी मुझे। इट्स शांति रानी दास देवान जी। राम की जगह रानी कीजिएगा प्लीज। मैं वही सोचा था कि शांति के पीछे राम क्यों लगा दिया है। हाँ नहीं, इसे केस का नाम देख लिया हमने, शांति रानी दास देवान जी, केस का नाम है शांति रानी। महिलाओं के पीछे ज्यादातर आपको मिलेगा नहीं ये सब, मुझे अगर केस का नाम फिशी लगता है तो मैं देख लेता हूँ कि यार कुछ तो गड़बड़ है इस केस में।
हाँ वो आपकी बात ठीक है, दास वगैरह वो शांति रानी दास देवान जी, ये उसका नाम है। किसका नाम ये है, इसको प्लीज सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक और बात ये भी बताइए, अभी खत्म नहीं हुआ है ये केस, ठीक है ना, इसको लिखवाऊंगा और मैं, लेकिन यहाँ से कुछ नई बात बताता हूँ। आप कह रहे हो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होने के पहले नहीं होना चाहिए, तो कौन सा रिटर्न स्टेटमेंट, कब से आप बोल रहे हो उसको? कब से होना चाहिए? जैसे हम बोलते ना सर, सूट के बाद, जैसे आप सूट फाइल हो गया, आपको फिर जब सर्विस ऑफ समन हो गया, भाई यहाँ पे समन की तामील हो गई अपनी, 27 में है ना, सेक्शन 27 पढ़ा है आप लोगों ने, उससे आप 30 दिन के अंदर क्या करोगे सर, फाइल रिटर्न स्टेटमेंट। जैसे मान लीजिए इनिशियली 30 दिन में फाइल नहीं किया, फिर और कितने दिन मिलेंगे भाई, 6, ठीक है, ठीक है, यहां से फिर रिटर्न स्टेटमेंट हुआ। क्या इस बीच में कोई कॉज ऑफ एक्शन आया, क्या आप उसको भी, क्या इस बीच में कोई कॉज ऑफ एक्शन आया, क्या इस बीच में कोई वाद हेतु आया, क्या आप उसको भी ले सकते हो? सवाल यह है, सवाल यह है, ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, यही बात देवान जी ने भी बोली, ये बात इसमें भी बोली गई है। अगर रिटर्न स्टेटमेंट में यूजुअली पार्टी डिले करती है, लेकिन उनको तो संसद करने में पार्टी वैसे डिले करती है। हाँ सर 30 दिन का टाइम मिलता है शुरुआत में, लेकिन सर उसने 15 दिन में ही वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया, फिर नहीं हो पाएगा। सर इसमें एक लाइन लिखी है लास्ट में, हाँ, और बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलीवरिंग हिज डिफेंस हैज एक्सपायर्ड। वो और है ना, और को कंजक्शन की तरह यूज कीजिए, अगर उसने पहले ही फाइल कर दिया फिर और को कंजंक्शन की तरह यूज कीजिए। नहीं कर सकते, अमेंडमेंट के थ्रू करोगे, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा, सवाल यह है। सवाल हम क्या पढ़ रहे हैं, सवाल ये पढ़ रहे हैं कि वाद हेतु कब होना चाहिए लिखित कथन के लिए। सवाल यह है कि वाद हेतु कब आना चाहिए। तुम सवाल समझो कि वाद हेतु कब का हो कि डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट ले ले। हाँ समझे, दोबारा समझे, वाद हेतु कोर्स ऑफ एक्शन कब का होना चाहिए कि डिफेंडेंट प्रतिवादी प्रतिरक्षा ले ले, तो डिफेंस ले ले प्रतिदावे का। सवाल ये है क्या इस टाइम पे कोई कोर्स ऑफ एक्शन अराइज हुआ है 30 दिन 90 दिन के, इस क्या उसको भी ले सकते हैं? सवाल ये है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो गया है उसके बाद नहीं होगा। और वो जो वहां पे जो और लगा के उसने जो लिखे ना, या उसका मतलब ये कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो जाएगा तो फिर बाकी जगह थोड़ी जाओगे आप, और जितना टाइम परमिसिबल है, तो वो लास्ट लाइन का मतलब ही यही है। आप लास्ट लाइन पढ़िए एक बार इसकी, ऑर्डर 8 रूल 6 एक ही लास्ट लाइन पढ़िए। लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलीवरिंग, बिफोर द टाइम लिमिटेड लिखा हुआ है, या अपनी प्रति से प्रदत्त किए जाने के परिसीमित समय का अवसान हो जाने से पूर्व। तो समय का अवसान कब हो रहा है? अवसान तो तभी हो रहा है ना, तो इसके भी आप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 15 दिन में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया तो फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे उसको और को कंजंक्शन की तरह आप पढ़ेंगे। समझ में आ गई? तो उसमें एक लाइन और 2 लाइन और लिख लीजिए इसी में, देवान जी वाले केस में ही। आगे लिखिए, लिखिए इसमें, वेर एवर द रिटर्न स्टेटमेंट हैज बीन एक्चुअली फाइल्ड, wherever the written statement has been actually filed, जहां कहीं भी लिखित कथन, जहां कहीं भी लिखित कथन, जहां कहीं भी लिखित कथन वास्तविक रूप से
वास्तविक रूप से प्रारंभिक 30 दिन के भीतर, प्रारंभिक 30 दिन के भीतर actually flight either initial 30 days, प्रारंभिक 30 दिन के भीतर या initial within 30 days or within any extended period or within any extended period or within any extended period या किसी भी वर्धित समय में या किसी भी वर्धित समय में संस्थित किया गया हो, किसी भी वर्धित समय में संस्थित किया गया हो द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ डिफेंडेंट किया गया हो द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ डिफेंडेंट प्रतिवादी का वाद हेतुक द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द डिफेंडेंट should have been arisen प्रतिवादी का वाद हेतुक the cause of action of the defendant should have arisen before the day when the written statement has been filed प्रतिवादी का वाद हेतुक कहां तक लिखवा हिंदी में प्रतिवादी का वाद हेतुक उस दिवस से पूर्व होना चाहिए जिस दिवस पर लिखित कथन संस्थित किया गया हो उस दिवस से पूर्व होना चाहिए जिस दिवस पर लिखित कथन संस्थित किया गया हो even if the written statement has been filed in extended time period चाहे वह लिखित कथन वर्धित समय में ही क्यों ना संस्थित किया गया हो चाहे वो लिखित कथन वर्धित समय में ही क्यों ना संस्थित किया गया हो ठीक है। प्रोवाइजो देख लीजिए इसका एक बार। प्रोवाइजो क्या बोलता है कि भैया पिक्यूनियरी लिमिट एक्सीड नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? पिक्यूनियरी लिमिट एक्सीड नहीं करेगा। सूट वैल्यूएशन तो रखनी पड़ेगी ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे सूट वैल्यूएशन की बात क्यों कर रहे हो जब आपने सेट ऑफ में ले लिया। तो यहाँ पे दिक्कत होती है। कहाँ दिक्कत होती है? देखिए मैं आपको बहुत कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन कंफ्यूजन की दिक्कत कहाँ आ जाती है वो मैं आपको समझिए। एक इलस्ट्रेशन है डी। इलस्ट्रेशन क्या है सर? डी। ये से 500 मांगता है, ये से, और इसको क्या बोल दिया इन्होंने? इलस्ट्रेशन डी है किसका? ऑर्डर 8 रूल 6 का। इसको क्या बोल दिया इन्होंने? इसको मुजरा का इन्होंने, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर ज्यादा भी पैसा मांगोगे तो भी क्या मान लेंगे उसे? सेट ऑफ ही मानेंगे, मुजरा ही मानेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं काउंटर क्लेम की, तो काउंटर क्लेम मनी के टर्म में भी हो सकता है और मनी के टर्म में भी नहीं हो सकता। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इलस्ट्रेशंस के थ्रू कर जाओगे तो उसमें तो चलो ठीक है, बात दिया हुआ है। अगर आप इंटरप्रिटेशन देखते हो तो इलस्ट्रेशंस भी पार्ट होते हैं किसके? उसके पार्ट है। सेक्शंस, रूल्स सब क्या है उसके, उसी का पार्ट है, उसी का हिस्सा है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे मान लीजिए ए ने बी के ऊपर एक केस फाइल किया था ₹4 लाख। ठीक है, और बी इससे 5 लाख रुपए मांगता है। कितना मांगता है? सूट कहां फाइल करेगा? जैसे मान लीजिए ये सूट तो इसने फाइल किया था सिविल जज जूनियर में, जो बस सिविल जज लिख दो उसको, सिविल जज में फाइल किया था। क्या कोर्ट इसको अलाउ करेगी? इसके प्रतिदावे को अलाउ करेगी क्या कोर्ट? इसके प्रतिदावे को क्या कोर्ट इसके काउंटर क्लेम को अलाउ करेगी क्या? कोर्ट इसको कहेगी इंस्टेड कि भाई ऐसा कर, तू सेपरेट सूट फाइल कर ले। कहां सूट फाइल कर ले? सेपरेट सिविल जज सीनियर में, सिविल जज सीनियर डिवीजन में जाके तो एक सेपरेट सूट फाइल कर ले। क्या इसको अलाउ किया जाएगा? क्या नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिक्यूनियरी लिमिट ही नहीं है सिविल जज।
क्योंकि पिक्यूनियरी लिमिट क्या है, सिविल जज, सिविल जज सीनियर है ना, और 5 प्लस डिस्ट्रिक्ट जज में जाओगे, और फिर हाई कोर्ट के पास तो अपीलेट है, अपील करने जाओगे। तो जब ये 2 लाख तक का मामला ये सिविल जज में लगा हुआ है, पार्टी 5 लाख का इससे वो मांग रही है काउंटर क्लेम, तो क्या आप अलाउ करोगे उसे? आप कहोगे कि सर मैं अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि लिमिट एक्सीड कर रही है कोर्ट की। इंस्टेड आप क्या कीजिए, सेपरेट सूट फाइल कीजिए, कहां पे जाके, सिविल जज सीनियर में जाके, वहां जाके एक सेपरेट सूट फाइल कीजिए। इसी बात को यहाँ पे एक क्या बोल रहा है, इसी बात को क्या बोला गया है यहाँ पे। लेकिन अगर सर केस अगर ऐसा हो तो, जैसे ए ने बी से 50,000 रुपए का इसने सूट फाइल किया था और बी ने इससे 1.5 लाख का कर लिया। अब तो ये दोनों के दोनों जुरिडिक्शन क्या है सर, सिविल ही है। तुम कभी टोटल मत कर लेना इसका, क्या मत कर लेना टोटल। जैसे मान लीजिए 50 की जगह मैं 80 लिख दूं तो सर 1, 1.5, 2, 30 हो गए सर, ये तो टोटल मत कर लेना सर। इसका दावा अलग है, इसका दावा अलग है, मतलब इसका क्लेम अलग है, उसका क्लेम अलग है। टोटल करने बैठोगे तो फिर तो सीधा सारे केसेस डिस्ट्रिक्ट जज में चले जाएंगे, डीजे कोर्ट में लगेंगे फिर सारे केसेस। बात समझ में आई कैसे करने काम कर रही है कोर्ट्स की? तो तुम अगर काउंटर क्लेम लेना चाहते हो कोर्ट के अंदर तो उसकी पेक्यूनियरी लिमिट का भी ध्यान रखना है। अदरवाइज कल को तुम जज बने और तुम्हारे कोर्ट में कोई आके काउंटर क्लेम मांगता है तो तुम उसको बोल दो कि सर ये एक्सीड कर रहा है, चाहो तो आप दूसरे कोर्ट में चले जाओ, मैं तो उस काउंटर क्लेम को अलाउ नहीं करूंगी। नहीं किया जाएगा फिर वो अलाउ, क्योंकि लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि प्रोविजन में लिखा हुआ है, प्रोविजो पढ़िए इसका 6A का परंतु पढ़िए, परंतु ऐसा प्रतिदावा न्यायालय के अधिवक्ता की धन संबंधी सीमाओं से अधिक नहीं होगा, लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड दैट सच काउंटर क्लेम शैल नॉट एक्सीड द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ सच कोर्ट। तो वो अगर आप बढ़ा दोगे तो फिर उसको अलाउ नहीं करोगे, मतलब काउंटर क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा फिर वो। क्लोज टू देखिए, इसमें लिखवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इज मोर देन सफिशिएंट। क्लोज टू देखिए, क्लोज टू क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि काउंटर क्लेम का क्या इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट होगा क्रॉस सूट का। क्या होगा? क्रॉस सूट का। जैसे मान लीजिए इसने मांगे इससे 80,000, इसने इससे मांगे 1.5 लाख। कल को मान लीजिए इसका सूट हो गया डिसमिस, डिसमिस हो गया ना। डिसमिस होते ही ये पार्टी लगाएगी एप्लीकेशन रेस्टिट्यूशन की कि भैया मेरे को बना दो वादी, मेरे को बनाओ प्लेंटिफ और इसको बनाओ डिफेंडेंट। तो केस क्या बनेगा फिर, बी वर्सेस ए, कितने रुपए के लिए? इसका असर ये होता है क्रॉस सूट का, मतलब क्या हो गया, समझ में आई बात? पढ़ लीजिए इसको। सच काउंटर क्लेम शेल ऑफ द सेम इफेक्ट एज द क्रॉस सूट एज एन, ठीक है ना। वो चाहे तो सेट ऑफ के ऊपर भी या काउंटर क्लेम के ऊपर भी जजमेंट दे सकता है, उसमें कोई कोर्ट का एक्सप्रेसली बार नहीं है। आगे देखिए 3 में देखिए, द प्लेंटिफ shall be at liberty to file a written statement in answer to the counterclaim of the defendant within a period of the may be fixed by the court। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए समझना, मैं बात कर रहा हूं सब रूल 3 की। सर इसमें क्या हुआ, इस केस के अंदर ए और बी का मैटर था, इसने इससे कितने रुपए मांगे थे, 80,000, ठीक है ना। यहाँ पे इसने प्लेंट फाइल करी थी और 80,000 मांग लिए थे। इसने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही 1.5 लाख भी लगा दिए, काउंटर क्लेम मांग लिया सर। मैंने क्या बोलना चाह रहा है, पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि अगर प्लेंटिफ को इसके 1.5 लाख का रिप्लाई करना है, क्या करना है, रिप्लाई करना है, तो नियम कौन से लगेंगे, नियम लगेंगे रिटर्न स्टेटमेंट वाले। बात समझ में आई कि नियम कौन से लगेंगे? क्योंकि अब ये क्या बन गया है सर, ये जो इसका रिप्लाई करेगा ना भैया, इसके 1.5 लाख के रिप्लाई में इसको कुछ तो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। जब ये रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने जाएगा तो रूल्स के लगेंगे, लिखित के मतलब आदेश 8 लगेगा यहाँ पे।
अरे ये इसका जवाब देगा ना 1.5 लाख का, भाई 1.5 लाख में मेरा क्या हिस्सा है, डिनाई तो करेगा ना। तो वहां पे देखो प्लेंटिफ शेल बी एट लिबर्टी लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो फाइल करे, अरे जरूरी क्या फाइल करे, लिखा है क्या उसने, प्लेंटिफ शेल बी एट लिबर्टी, लिबर्टी का होता है स्वतंत्रता। देखो वादी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वो प्रतिवादी के दावे को उत्तर लिखित कथन में ऐसी अवधि के भीतर जो न्यायालय नियत की जाए फाइल करे, उसकी इच्छा है फाइल करे ना करे। कल को प्लेंटिफ बोले कि मैं तो नहीं फाइल करता इसके, ये तो कुछ भी मांगेगा मुंह खोल के, क्या मेरा ये काम है क्या कि इसके काउंटर क्लेम के ऊपर मैं हमेशा बोलता रहूं कि ये मत मांगो मत मांग, मेरी इच्छा है मैं तो नहीं फाइल करता। तो फिर उसको फाइल करना पड़ेगा, फिर तो फाइल करना पड़ेगा। मतलब अगर केस डिसमिस हो गया तो फिर तो भैया वो फिर तो उसके ऊपर सारे रूल वो लग जाएंगे, एक्स पार्टी हो जाएगा फिर तो, बताया ना। फिर तो सारे रूल क्या चलेंगे। अगर मान लीजिए इसका 80,000 का क्लेम डिसमिस हो गया और फिर तो इसको फाइल करना ही पड़ेगा रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि इसका क्लोज सूट का इफेक्ट है ना, क्लोज टू का। बात समझ में आई। लेकिन अगर ये फाइल करना चाहता है, अगर ये फाइल करना चाहता है, ठीक है ना, और यही बात कहां लिखी हुई है 4 में, अरे यही बात कहां लिखी हुई है, रूल पढ़ लीजिए सब रूल 4 के अंदर। द काउंटर क्लेम शेल बी ट्रीटेड एज ए प्लेंट एंड गवर्न बाय द रूल्स एप्लीकेबल टू, लिखा हुआ है, प्रतिवादी को वाद पत्र के रूप में माना जाएगा और उसे वही नियम लागू होंगे जो वाद पत्र में लागू होंगे। तो प्रोविजंस आर वेरी क्लियर सिंपल, और इसमें कोई मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत होगी आप लोगों को। आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। चलिए।